हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो एज वी ऑल नो कि इंडिया का बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है और अगर इंडिया को आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो इस पूरी ही जर्नी में इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का काफी क्रूशियल रोल रहने वाला है। बट स्टिल अगर आप लास्ट 4 सालों में दैट मीन्स 2020 से लेकर 2024 में इस पूरे सेक्टर की जर्नी देखोगे तो इस पूरे सेक्टर ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस शो की है इस पूरी ड्यूरेशन में, जहां पर इस ड्यूरेशन में निफ्टी 50 ने टोटल 65% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं जो कि 11.5% सीएजीआर रिटर्न्स बनते हैं। और वहीं इसके कंपैरिजन में निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स ने केवल 45% के टोटल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं जो कि एनुअली 7.8% के सीएजीआर रिटर्न्स बनते हैं, यानी ऑलमोस्ट 4% के अंडर परफॉर्मेंस इन चारों ही सालों में। अब इस सेक्टर की इस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस के पीछे के कई सारे रीजंस रहे हैं, जैसे कि हाई प्रोविजनिंग बाय बैंक्स आफ्टर कोविड, इसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड लास्टली फॉल इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बट डू यू नो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर अपने आप में एक सिक्लिकल सेक्टर है, विच मीन्स अगर कुछ साल इस सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस का फेज हमें देखने को मिलता है तो फिर आगे आने वाले टाइम में ये साइकिल्स टर्न होती हैं और ये पूरे ही सेक्टर में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। और सिमिलरली इसी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का ये जो अंडर परफॉर्मेंस का ड्यूरेशन है ये अब खत्म हो चुका है और अर्ली साइंस हमें देखने को मिलने लगे हैं इस पूरी साइकिल के अप ट्रेंड के शुरू होने के, जहां पर हम ऑलरेडी ये चीज़ देख रहे हैं कि बैंक के केस में उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो एक्सेलरेट हो रही है, इसके साथ ही एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है और रिसेंटली जो आरबीआई ने रेट कट्स किए हैं और सीआरआर कट्स के चलते हमारी बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी में लिक्विडिटी भी इन्फ्यूज होगी। और ये सब हमें तब देखने को मिल रहा है जब हमारी जो करंट वैल्यूएशन है इस पूरे सेक्टर की वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज के बिलो ट्रेड कर रही है। सो दैट इज वाई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा, जहां पर सबसे पहले हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और ये समझेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में ये जो हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है इसके पीछे के कोर रीजंस क्या थे। सेकेंडली हम देखेंगे दैट व्हाट हैज चेंज नाउ और आगे आने वाले टाइम में क्यों हमें अप ट्रेंड इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। और थर्डली इस पूरी इंडस्ट्री को हम सेगमेंट वाइज ब्रेक डाउन करेंगे और हर एक सेगमेंट में कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी स्टॉक का नाम इस पूरे वीडियो में हम लेंगे प्लीज उसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा, वो केवल हम एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको समझा रहे हैं। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे इस तरीके की रिसर्च वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप करंट में अपने पोर्टफोलियोज में कितने बैंकिंग स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं और उन कुछ की पैरामीटर्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं जिनका हम यूज करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो देखिए बैंकिंग का बिजनेस एक सिंपल फंडा पे वर्क करता है जहां पर बैंक्स अपने कस्टमर से कम इंटरेस्ट यानी लो इंटरेस्ट पे पैसा बोरो करते हैं थ्रू एसेट्स लाइक करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट्स, और फिर सेम इस पैसे को अपने अदर कस्टमर्स को हायर इंटरेस्ट पे दे देते हैं लाइक होम लोन एंड कार लोन। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक्स का प्रॉफिट होता है और इस डिफरेंस को हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के थ्रू प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट को हम नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक्स का मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट तभी होता है जब वो कम से कम रेट पे लोगों से पैसा उठा के उसको आगे लोन पे दें। और अगर आप बात करोगे पैसा उठाने की तो बैंक्स के पास कस्टमर से पैसा लेने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला आता है करंट अकाउंट जिनमें उनको 0% अपने कस्टमर्स को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, जो कि एक बेस्ट वे होता है उनके लिए पैसा उठाने का। सेकंड आता है सेविंग अकाउंट जिनके केस में उनको 2 से 3% साल का इंटरेस्ट देना पड़ता है जो कि अगेन बैंक्स के लिए काफी अच्छा सोर्स होता है कैपिटल का। और थर्ड आता है एफडीज जहां पर बैंक्स को अपने कस्टमर्स को 5 से 6% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जनरली बैंक्स के केस में जो एफडीज होता है वो एक चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं होता और हर एक बैंक करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से ही अपना मैक्सिमम कैपिटल जनरेट करना चाहता है। तो इसीलिए किसी बैंक को एनालाइज करते वक्त हम उनका कासा डिपॉजिट रेशियो देखते हैं जो कि अगेन उसका मतलब होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो, और ये बैंक के केस में जितना ज्यादा होता है उतना ही बैंक के लिए अच्छा होता है बिकॉज ज्यादा कासा रेशियो मतलब है कि बैंक सस्ते में अपना मैक्सिमम कैपिटल जनरेट कर पा रहा है और यूजुअल केस में 50% या उससे ऊपर का कासा डिपॉजिट रेशियो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एनपीए। अब एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो देखिए हम सभी को पता है कि बैंक भी एक बिजनेस है और उसमें जो भी लोन वो अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं उसमें से कई सारे ऐसे भी लोन होंगे जो कि उनको वापस नहीं मिलेंगे और जो कस्टमर्स है उस लोन पे वो डिफॉल्ट कर देंगे। तो एनपीए हमें यही बताता है कि वो बैंक से कौन से ऐसे लोन्स है जो कि एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने वाले हैं और बैंक्स को जो पैसा उनका 90 दिन के बाद या फिर उससे ज्यादा में नहीं मिलता उसको वो एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। और इस एनपीए को कवर करने के लिए यानी जितने भी जो लोन के डिफॉल्ट है इसको कवर करने के लिए बैंक एक फैक्टर यूज करते हैं प्रोविजनिंग का, जहां पर वो एक पैसे को असाइड रखते हैं इस तरीके के जो डिफॉल्ट लोन है उनका जो लॉस है उसको कवर करने के लिए।
और ये वो इसीलिए करते हैं बिकॉज अगर वो उस पैसे को साइड नहीं रखेंगे तो उनको उनके जो ऑलरेडी बैलेंस शीट है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे बैंक की ओवरऑल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकती है। तो अगेन बैंक के केस में हम दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं, एनपीएस जो कि कम, जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, और सेकंड आता है प्रोविजनिंग, जहाँ पर प्रोविजनिंग के केस में अगर किसी बैंक के पास 70% या उससे ऊपर की प्रोविजनिंग होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। नाउ इन फैक्टर्स को समझने के बाद फाइनली हम ये समझते हैं कि जो लास्ट 4 to 5 ईयर्स में इस इंडस्ट्री में हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले रीजन की बात आप करोगे तो वो है हाई प्रोविजनिंग बाय बैंक्स आफ्टर 2020 एंड 2021। अब देखिए, हम सभी को पता है कि कोविड के टाइम पे जब ओवरऑल इंडिया में और ओवरऑल इकोनॉमीज में शटडाउन हुआ था तो उस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे बिजनेसेस को लॉसेस हुए थे। और ऐसे में यूजुअल सी बात थी कि बैंक्स ने जितने भी सारे लोन्स दे रखे थे उससे पहले अपने कस्टमर्स को, उसमें से काफ़ी सारे जो लोन्स हैं उनके डिफॉल्ट होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसीलिए उस डिफॉल्ट को कवर करने के लिए इस ड्यूरेशन में बैंक्स ने अपनी जो प्रोविजनिंग थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था बाय आरबीआई गाइडलाइन। जहां पर अगर आप फाइनेंशियल 2021 में इंडिया के कुछ टॉप बैंक्स में प्रोविजनिंग का इंक्रीज देखोगे तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के केस में इन्होंने अपनी प्रोविजनिंग को 240% से इंक्रीज किया ईयर एंड ईयर। आईसीआईसीआई बैंक ने 180% से अपनी प्रोविजनिंग को इंक्रीज किया ईयर एंड ईयर। एक्सिस बैंक ने 190% से और एसबीआई ने 160% से ईयर ईयर बेसिस पे अपनी प्रोविजनिंग को इस ड्यूरेशन में इंक्रीज किया था। और अगर आप एक्सिस प्रोविजनिंग का नंबर देखोगे ऑफ इंडिया टॉप 10 बैंक्स इन फाइनेंशियल 21, तो उसका नंबर निकल के आता है 1.2 लाख करोड़। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंक ये जो प्रोविजनिंग का अमाउंट अलग से रखता है ये वो अपने प्रॉफिट्स में से ही निकालता है। अब अगर वो अपने प्रॉफिट्स में से इतना हायर अमाउंट अचानक से प्रोविजनिंग का निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इससे उनकी जो बैलेंस शीट है उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, और मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी के पास कम पैसा रहेगा फर्दर नए लोन्स देने के लिए। तो इससे बैंक से केस में उनके जो प्रॉफिट्स थे वो फॉल हुए थे। अब इसके बाद सेकंड रीजन था हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो देखिए, जैसा हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही कोविड हिट हुआ था उस ड्यूरेशन में, कोविड के पहले पहले इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो 5.15% के राउंड चल रहा था। पर कोविड के चलते जो इकोनॉमी पे स्ट्रेस आया, उस पूरी स्ट्रेस को संभालने के लिए आरबीआई ने अपने रेट कट्स को करके 4% के राउंड कर दिया। पर जब 4% तक के रेट कट्स लगभग 2 साल तक चले, उस ड्यूरेशन में इंडिया में जो इन्फ्लेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने 2021 के स्टार्टिंग से रेट्स को फिर से बढ़ाना शुरू किया, और इन इंटरेस्ट रेट्स को इतना फ्रीक्वेंटली बढ़ाया गया कि विद इन अ ईयर ये 4% से बढ़ के 6.5% हो गए। और फिर 6.5 के हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को लगभग 2 साल तक कंटिन्यू रखा गया, और फिर रिसेंटली इनको जनवरी में 2025 में कम करना शुरू किया गया, जहां पर अभी जो हमारे करंट रेट कट्स हैं वो 5.5% के राउंड है। अब इन हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से दो प्रॉब्लम्स हुई। सबसे पहले ऐसे लोग जो कि होम लोन या कार लोन का प्लान कर रहे थे, उन्होंने अपने जो प्लान्स है उसमें डिले किया, बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट्स की सिनेरियो में उनको अपने लोन्स पर भी हायर इंटरेस्ट देना पड़ता। और सेकेंडली, जब भी रेपो रेट्स हाई किए जाते हैं तो बैंक्स को अपने एफडीज जैसे इंस्ट्रूमेंट पे भी अपने कस्टमर्स को ज़्यादा रिटर्न्स देने पड़ते हैं, जिस वजह से बैंक के केस में इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं वो फॉल होते हैं। बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक के केस में सबसे फेवरेबल यही होता है कि वो कासा यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट से अपना ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जनरेट करें। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फॉल देखोगे इस पूरी ड्यूरेशन में, तो यू विल सी कि प्री कोविड में हमारे एवरेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बैंक्स के थे वो 3.8 से 4.2% के बीच में थे, जो कि इस पूरे ही सिचुएशन में यानी 2021 से 2022 के बीच में एवरेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉल होकर 3.2 से 3.6% के फर्दर गिर गए। और फर्दर अगर आप देखो, जब इस पूरे इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया गया तो ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे ये 60 to 80 बेसिस पॉइंट्स और गिर गए, यानी 0.6 से 0.8%। और अगर आपको लग रहा हो कि यार 0.8 से या 0.6% से क्या ही फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, तो अगर आप एचडीएफसी का केस देखो तो एचडीएफसी का 15 लाख करोड़ का टोटल लोन बुक है। इसमें अगर आप 70 बेसिस पॉइंट का हिट देखो इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो कंपनी को इससे 10,500 करोड़ का इनके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो जी हाँ, इतना बड़ा होता है अगर आप 0.7% या फिर 0.6% का इंपैक्ट देखो एक कंपनी के टोटल नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे। इसके बाद थर्ड जो बैंक्स को हिट पड़ा वो इनके फिनटेक रेवेन्यू पे पड़ा, जहां पर 2020 के पहले पहले बैंक्स यूपीआई ट्रांजेक्शन पे 3 to 5 रुपीज पर ट्रांजेक्शन चार्ज करते थे। पर फिर 2020 के बाद आरबीआई का रूल आया जहां पर बैंक्स को बोला गया कि वो इस पूरे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन पे थ्रू यूपीआई कोई भी चार्ज नहीं कर सकते, और इससे मेजॉरिटी ऑफ द बैंक के केस में उनको जो टोटल हिट पड़ा उनके टोटल रेवेन्यू पे वो अराउंड 15,000 करोड़ का पड़ा। अब इसके बाद जो फोर्थ और फाइनल मेजर इंपैक्ट पड़ा वो पड़ा आरबीआई की पॉलिसी की वजह से, और इस चीज का इंपैक्ट अभी रिसेंट टाइम तक हमारी एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और इवन बैंक्स भुगत रहे थे। और वो क्या था वो मैं समझाता हूँ। तो देखिए, आरबीआई ने ये देखा कि हमारे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं यानी कमर्शियल बैंक्स हैं वो कई सारे ऐसे रूरल एरियाज में जहाँ पर उनका प्रेजेंस नहीं है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उस केस में उस जगह जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं और जो एनबीएफसीज होती हैं वो ऐसी जगह पे जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का काम कर रही हैं। तो इस चीज़ को फर्दर बूस्ट करने के लिए 2021 में आरबीआई के गवर्नर ने एक अनाउंसमेंट करी
जहां पर पहले इन सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसीज पे कैपिंग लगाई जाती थी कि जितना भी आप लोन डिस्पर्स करते हो, चाहे वो स्मॉल लोन्स हो या फिर पर्सनल लोन्स या फिर व्हीकल लोन्स हो, उस पर एक मैक्सिमम इंटरेस्ट तक ही आप चार्ज कर सकते थे। और 2021 की उस अनाउंसमेंट के बाद आरबीआई ने ये जो मैक्सिमम कैपिंग थी लोन की, इसका जो इंटरेस्ट था उस पर कैपिंग हटा दी। और ये उन्होंने क्यों किया? उन्होंने ये सोचा कि अगर वो इस कैपिंग को हटा देंगे तो बाकी सारी जो एनबीएफसीज हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनमें आपस में हेल्दी कंपटीशन रहेगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए ये जो सारी कंपनीज और बैंक्स हैं, ये कम से कम इंटरेस्ट रेट्स अपने कस्टमर्स को चार्ज करेंगी। पर एक्चुअली में हुआ इसका उल्टा, जहां पर जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसीज हैं, इन्होंने अपने जो रूरल एरिया से प्रेजेंस है उसका फायदा उठाते हुए काफी सारे हायर इंटरेस्ट रेट्स अपने कस्टमर्स को चार्ज करने लगे, ये बिना देखे कि क्या उनके कस्टमर्स आगे आने वाले टाइम में उस लोन को चुका भी पाएंगे या नहीं। और ये जो इंटरेस्ट मार्जिन का फर्क था, ये काफी ज्यादा बड़ा था। जहां पर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स थे इस ड्यूरेशन में, वो व्हीकल लोन्स में 16 to 22% के थे, पर्सनल लोन्स में 18 to 28% के थे, और बिजनेस लोन्स में 20 to 30% के थे, और इवन गोल्ड लोन्स जो कि एक सिक्योर काइंड ऑफ लोन है, उसमें भी 14 to 18% तक के इंटरेस्ट रेट्स थे। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक के इंटरेस्ट रेट से, तो वहां पर एचडीएफसी बैंक होम लोन में केवल 8.5 to 9.5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, पर्सनल लोन पे 11 to 15% चार्ज कर रहा था, और व्हीकल लोन पे 9 to 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। अब समझिए कि इससे हुआ क्या। तो सबसे पहले तो जो लार्ज कमर्शियल बैंक्स है लाइक एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक्स, जिनका रूरल एरियाज में प्रेजेंस नहीं था, इनके काफ़ी सारे पोटेंशियल कस्टमर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसीज के पास चले गए। और अगर आप बात करोगे स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसीज को अगर इससे बेनिफिट होना चाहिए था, तो वो भी नहीं हुआ, बिकॉज इनमें से काफ़ी सारे लोन्स जो कि इतने ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट्स पे दिए गए, ये बाद में चल के एनपीएस में कन्वर्ट हो गए। और बैंक के केस में और इनकी जो बैलेंस शीट में जो एनपीएस का ग्रोथ था, वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला, जिस वजह से इन सारे बैंक्स और एनबीएफसीज को काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोविजनिंग करनी पड़ी और लॉसेस झेलने पड़े। तो ये तो हमने वो सारे ही रीजंस देखे जिस वजह से इस पूरी इंडस्ट्री में लास्ट कुछ सालों में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब हम फाइनली समझते हैं कि व्हाट हैज चेंज इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, और अब क्यों इस पूरी इंडस्ट्री में आगे आने वाले टाइम में हमें टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला रीजन निकल के आता है बैंक्स की एसेट क्वालिटी का इंप्रूव होना, जहां पर इस सेक्टर के जो ग्रॉस एनपीएज हैं वो अपने हिस्टोरिकली लो लेवल्स पे आ चुके हैं, जो कि 2018 में 11.2% के अराउंड एवरेज हुआ करते थे, एंड आज फॉल होकर 3.9% हो गए हैं। एंड अगर आप बात करोगे नेट एनपीएस की, तो वो भी फॉल होकर आज के टाइम 1% आ गए हैं एवरेज, और एवरेज सारे बैंक्स में जो प्रोविजनिंग का नंबर है वो भी 70% से ऊपर 72% के अराउंड आ चुका है, जो कि काफी हेल्दी साइन माना जाता है। अब ये जो एसेट क्वालिटी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ये पर्टिकुलरली हमें पीएसयू बैंक के केस में काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। जहां पर अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो एसबीआई के केस में इनके ग्रॉस एनपीएस आज के टाइम 1.82% है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में ये नंबर 2.26% है, जो कि अपने 13 ईयर्स लो पे हैं। अब ये जो एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हमें मैसिवली देखने को मिला है, इससे जो बैंक्स के प्रॉफिट्स है वो अपने हाईएस्ट लेवल लेवल्स पे हैं फाइनेंशियल ईयर 25, जहां पर अगर आप देखो तो टोटल बैंकिंग प्रॉफिट्स आज के टाइम 3.71 लाख करोड़ के हैं, जिसमें से पीएसयू बैंक्स का शेयर 1.83 लाख करोड़ का है, और प्राइवेट बैंक्स का शेयर 1.87 लाख करोड़ का है। और यहाँ पर अगर मैं आपको पर्सपेक्टिव के लिए चीजें बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में जब ओवरऑल इंडिया में हमारे बैंकिंग क्राइसिस आया था, तो इस टोटल सेक्टर में जो प्रॉफिट्स थे वो केवल 24,000 करोड़ के थे, और केवल 10 सालों के अंदर ये प्रॉफिट्स 14 टाइम से ग्रो हो गए हैं। अब इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है हाई क्रेडिट ग्रोथ का। तो जैसा कि हमको पता है कि 2022 के बाद जब हमारी आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ले गए थे, उस ड्यूरेशन में इंडिया की जो क्रेडिट ग्रोथ थी बैंक्स की, वो काफी ज्यादा कम हो गई थी ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट्स। और ये जो क्रेडिट ग्रोथ है ये हमें स्ट्रांगली अब कमबैक दिखा रही है, जहां पर अगर आप नंबर्स देखो तो फाइनेंशियल ईयर 22 में ये क्रेडिट ग्रोथ 8.2% थी, 23 में 15.4% हुई, 2024 में 16.3% हुई, और रिसेंट में फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 18.1% हो गई है, जो कि अपनी हाईएस्ट इन लास्ट 6 ईयर्स। इसके साथ ही इस पूरी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज का सपोर्ट भी मिल रहा है, जहां पर जो हमारी गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में 11 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में। ये जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है ये बैंक्स के लोन के थ्रू ही आएगी, और इस केस में पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स के ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लोन लिए जाते हैं। तो पीएसयू बैंक्स का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में वो काफी ज्यादा ब्राइट हमें देखने को मिल रहा है। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो काफी सारी पीएलआई स्कीम्स और क्रिएशन प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, जिनको अगेन फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है इंडस्ट्री में। इसके चलते जो क्रेडिट ग्रोथ है इस पूरी इंडस्ट्री में और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। प्लस जो आरबीआई ने रिसेंटली रेट कट्स और सीआरआर कट्स किए हैं, इससे बैंकिंग सिस्टम में भी लिक्विडिटी बढ़ेगी, और हमारी इकोनॉमी में भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो थ्राइव होंगी। और इस सब में सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि अभी भी अगर आप वैल्यूएशन टर्म्स में देखोगे तो इंडिया के जितने भी टॉप बैंक्स हैं उनके केस में उनकी जो करंट वैल्यूएशन है वो उनके हिस्टोरिकल एवरेज से 15 to 35% डिस्काउंट पे अभी भी वो ट्रेड कर रहे हैं। नाउ विद दिस हम अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट पे आते हैं, जहां पर इस सेक्टर को हम अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसीज,
और फिर ये देखेंगे कि हर एक सेगमेंट में वो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो काफ़ी एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं और काफ़ी एफिशिएंटली ग्रो कर रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में इनमें अच्छा खासा ग्रोथ का स्कोप हमें देखने को मिल सकता है। और इस पूरी लिस्ट में सबसे पहली जो हमारी कंपनीज आ जाती हैं वो आ जाती हैं लार्ज प्राइवेट बैंक्स, जहाँ पर हम सभी को पता है कि कोविड के टाइम पे इन सारे लार्ज प्राइवेट बैंक के केस में प्रोविजनिंग काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ी थी, और इसीलिए इनकी जो क्रेडिट ग्रोथ या फिर लोन ग्रोथ भी थी वो काफ़ी बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हुई थी। पर फिर पिछले कुछ टाइम में इनकी जो एसेट क्वालिटी है ये वापस से हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रही है, क्रेडिट ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है, प्लस इनकी जो मार्जिन है उनमें भी एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट बैंक फोकस कर रहे हैं वो है इनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। टेक HDFC बैंक फॉर एन एग्जाम्पल, जहाँ पर पहले फिजिकल ब्रांचेस के थ्रू ट्रांजैक्शन करने पे HDFC को 150 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती थी, वही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट आज के टाइम केवल 15 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आ रही है। इससे HDFC अलोन 3,375 करोड़ रुपीज़ एनुअली सेव कर पा रहा है अपने डिजिटल एडॉप्शन के चलते। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहली हमारी लिस्ट की कंपनी HDFC बैंक पे ही लेके चलूँ, तो इसके लिए हम वापस से स्कैनेक्स के टूल पे आएंगे और यहाँ पर HDFC बैंक के बारे में सर्च करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप HDFC बैंक का फाइनेंशियल देखोगे तो यहाँ पर आपको कंपनी का जो करंट पीबी रेशियो देखने को मिलेगा ये 2.84 का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि कंपनी का जो इतना लो पीबी रेशियो है ये हमें लास्टली 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिला था ओवरऑल वर्ल्ड में, उस ड्यूरेशन में इतना नीचे देखने को मिला था। तब के बाद आज तक कंपनी इतने लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड कभी नहीं करी है। कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स देखोगे तो काफ़ी मॉडरेट रिटर्न्स हमें लास्ट 5 ईयर्स में देखने को मिले हैं HDFC बैंक के केस में, जो कि अराउंड 95% के राउंड है, और लास्ट 4 ईयर्स में 30%, लास्ट 3 ईयर्स में 51% और लास्ट 2 ईयर्स में हमें 20% के राउंड की केवल रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बात करोगे एनालिस्ट की रेटिंग की तो अभी भी 89.74% जो एनालिस्ट है उसमें बाय रेटिंग दे रहे हैं, और सेल रेटिंग ऑलमोस्ट 0% एनालिस्ट दे रहे हैं। पर जहाँ जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको केवल एनालिस्ट की रेटिंग के बेस पर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि अपनी खुद की पूरी एनालिसिस पे करनी है। इसके अलावा अगर मैं आपको कंपनी के फोरकास्ट पे लेके चलूँ तो कंपनी के प्राइसेस के फेज में जो फोरकास्ट है उसमें हाई और मीन केस में यहाँ से कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा अपसाइड प्रिडिक्ट किया जा रहा है, और अगर आप लो की बात करोगे तो यहाँ से कंपनी का स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वर्स्ट केस में 1627 का लो बना सकता है। बात करोगे अदर फैक्टर्स की जो कि है कंपनी के ग्रोथ रेट, तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में हमें 99.35% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट इनकम ग्रोथ में 41.82% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी कैश फ्लोज नेगेटिव है, पर क्योंकि एक फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है तो इसमें हम कैश फ्लोज वगैरह नहीं देखते। बात करते हैं हम ROCE की, तो वो हमें 4% का देखने को मिल रहा है। बात करोगे आप कंपनी की परफॉर्मेंस की तो एनुअली बेसिस पे कंपनी कंसिस्टेंटली हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पर रिसेंट क्वार्टर में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे जैसे मैंने आपको बताया था कि वो भी ग्रो हुए थे। इसीलिए ट्रेलिंग 12 मंथ में 2024 के कंपैरिजन में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें हाई देखने को मिल रहे हैं। और बात करोगे नेट प्रॉफिट की तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाए तो यहाँ पर आपको इस चीज़ देखने को मिलेगी कि कंपनी के केस में DIIs ने पिछले 2 से 3 सालों में काफ़ी बड़े लेवल पर कंपनी में अपने स्टेक बढ़ाए हैं, और FIs की तो होल्डिंग ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड है ही, जो कि हमेशा HDFC बैंक के केस में रहती है। पर क्योंकि पिछले कुछ टाइम में स्टॉक ने एज अ बैंक रिटर्न नहीं दिए हैं, तो कंपनी के केस में जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो हमें काफ़ी कम कर होते हुए देखने को मिल रही है, और हर एक क्वार्टर में पब्लिक अपनी जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो सेल करती जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको HDFC बैंक के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शो करता हूँ, और वो चीज़ आपको कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैं HDFC बैंक की फाइनेंशियल ईयर 25 की Q4 की अर्निंग प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है। और इसके केस में अगर आप पेज नंबर 8 पे जाओ तो हेयर यू कैन क्लियरली सी, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी केस में जो डिपॉजिट्स में ग्रोथ है वो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। जहाँ पर अगर आप देखो तो Q4 FY24 से लेके Q4 FY25 के बीच में HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक जिसका जो बेस है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसके केस में भी डिपॉजिट में ग्रोथ हमें 15.8% की देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स हैं। सेकेंडली जो हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करी थी वो बात करी थी रिटेल डिपॉजिट के केस में, कि जिस बैंक के केस में रिटेल डिपॉजिट जितना ज़्यादा होता है वो बैंक उतना ही स्टेबल होता है। तो इसके केस में जो 83% जो डिपॉजिट्स है वो आज भी रिटेल के थ्रू आता है। और इसके भी इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था जो कि था कासा डिपॉजिट का, कि एक बैंक के केस में जितना ज़्यादा उनके पास डिपॉजिट कासा के थ्रू आता है वो उतना सस्ता पैसा उनके लिए आता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2024 के क्वार्टर से लेके मार्च 2025 वाले क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करोगे तो जो कासा डिपॉजिट का रेशियो है वो 34% से बढ़ के 35% हो गया है, यानी ये नंबर भी इंप्रूव हुआ है। इसके अलावा अगर आप पेज नंबर 14 पे भी जाओ तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने शुरुआत में देखा था वो था नेट इंटरेस्ट मार्जिन का और नेट इंटरेस्ट इनकम का। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि कंपनी केस में नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी है वो भी हमें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। और हमारा जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है जो कि है NPS का। तो NPS के केस में भी अगर आप देखो
तो कंपनी के जो ग्रॉस एंड नेट एनपीएस है उन सारे में ही हमें फॉल देखने को मिला है दिसंबर 2024 के क्वार्टर के कंपैरिजन में, जहां पर दिसंबर 2024 में ये जो ग्रॉस एनपीएस के नंबर्स थे ये 1.4% थे और नेट एनपीएस 0.5% के थे। ये फॉल होकर ग्रॉस एनपीएस लेटेस्ट क्वार्टर में 1.3% हो गए हैं और जो नेट एनपीएस है वो 0.4% हो गए हैं। और जो ग्रॉस एनपीएस सेगमेंट वाइज भी है उसका भी आप डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब इसके बाद जो हमारी लिस्ट का सेकंड बैंक है ये रिलेटिवली एचडीएफसी बैंक्स वगैरह के कंपैरिजन में एक छोटा प्राइवेट बैंक है, पर इस बैंक के केस में खासियत यह है कि इनकी एसेट क्वालिटी में जो टर्न अराउंड हमें देखने को मिल रहा है ये टर्न अराउंड हमें सिग्नल दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये बैंक अपने इन्वेस्टर्स के लिए मैसिव वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी रखता है। बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इसको मैं अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर मैं आपको स्कैनेक्स की वेबसाइट पर इसकी डिटेल्स बताऊं तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। यानी ये एचडीएफसी बैंक वगैरह कंपैरिजन में भले ही छोटा है पर अपने यहाँ पे बैंक का एक काफी मीडियम साइज बैंक है। अगर आप बात करोगे पीबी रेशियो की तो 1.36 का है। पी रेशियो हम जनरली बैंक्स वगैरह केस में नहीं देखते हैं तो हम इग्नोर करते हैं। बात करोगे रिटर्न्स की तो लास्ट 5 ईयर्स में काफी इंप्रेसिव 184% के रिटर्न्स हैं, लास्ट 4 ईयर्स में 21% के और लास्ट 3 ईयर्स में 124% के रिटर्न्स रहे हैं। पर अगर आप लास्ट 2 सालों में देखोगे तो इस बैंक ने काफी ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और इसके पीछे का भी रीजन आपको आगे बताऊंगा। बात करोगे एनालिस्ट रेटिंग की तो 50% इसको बाय रेटिंग देते हैं, 31% होल्ड रेटिंग और सेल भी 18.75% लोग रेटिंग देते हैं। बात करोगे अगर प्राइस फोरकास्ट की तो करंट स्टॉक प्राइस से कंपनी के केस में जो हाई और मीन केस है उसमें हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है और लोअर केस में कंपनी केस में स्टॉक प्राइस 49 रुपीज तक फॉल हो सकता है। बात करोगे अदर फैक्टर्स लाइक ईयरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो कंपनी केस में रेवेन्यू तो ईयर इन ईयर ग्रो कर रहा है। लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में जब कंपनी के रिजल्ट्स आए उसी केस में अगर आप देखोगे तो कंपनी केस में एक्सपेंसेस काफी बड़े लेवल पे बढ़ चुके हैं और कंपनी केस में जो एबिटा है उसमें एक बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है और इस पूरे एबिटा ड्रॉप की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो हमें ऑलमोस्ट हाफ देखने को मिले हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और ये जो इतना बड़ा हिट हमें कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल रहा है इसके पीछे के एक्चुअल रीजंस क्या है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम कंपनी की फाइनेंशियल प्रेजेंटेशंस देखेंगे। लास्टली अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे थोड़ा नजर डाल लें तो कंपनी के प्रोमोटर्स में होल्डिंग 0 है जो कि हर कोई प्राइवेट बैंक के केस में आपको देखने को मिलेगा। एफआईज की जो होल्डिंग है वो 25% की है। डीआईआईज कंटिन्यूसली पिछले कुछ टाइम से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। प्लस अगर आप पब्लिक की होल्डिंग भी देखोगे तो इस बैंक में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी की रीसेंट Q4 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो जैसा हमने देखा था कि कंपनी केस में लेटेस्ट में जो ट्रेलिंग 12 मंथ के रिजल्ट थे इसमें कंपनी के नेट प्रॉफिट बड़े लेवल पे फॉल हुए थे। तो सबसे पहले हम इसके पीछे के रीजंस को समझते हैं। तो इसके लिए अगर आप पेज नंबर 26 पे जाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी केस में 2 बड़े रीजंस थे इस पूरे ही फॉल के। सबसे पहले थे एमएसएमई लोन्स। तो जैसा मैंने आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में बताया था कि जब आरबीआई ने 2021 में ये अनाउंसमेंट करी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में या फिर वो जो स्मॉल लोन्स देते हैं रूरल एरियाज में उन पे जो कैपिंग थी उस लोन की कैपिंग को हटा दिया गया। तो काफ़ी सारे स्मॉल बैंक्स ने काफ़ी बड़े लेवल पे हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स दिए इन लोगों को बिना ये सोचे कि क्या ये लोग वापस से वो लोन चुका पाएंगे। तो उसमें इस पूरे ही रोल में जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था उसने भी काफ़ी सारे ऐसे स्मॉल लोन्स बांटे थे जिस वजह से कंपनी केस में जो एनपीएस थे वो बड़े लेवल पे बढ़े। और इससे भी बड़ा जो इम्पैक्ट वो पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट लोन्स का, जहाँ पर आप देख सकते हो कि 2018 के केस में कंपनी का जो एक्सपोजर था लोन बुक का वो 22% इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में था और कॉर्पोरेट लोन में अराउंड 43% था। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर लोन रिसेंट में चल के डिफॉल्ट हुए हैं, जहाँ पर कंपनी ने काफ़ी बड़ा हाईवे के टोल्स का एक लोन दिया रखा था एक कंपनी को जो कि किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से डिफॉल्ट हो गया, जिसका इंपैक्ट हमें कंपनी के रीसेंट Q4 फाइनेंशियल 25 के रिजल्ट्स में देखने को मिला। पर अब समझते हैं कि क्या कंपनी इस पूरी सिनेरियो को हैंडल करने के लिए कुछ कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लोन और कॉर्पोरेट लोन्स की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की लोन्स माने जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी केस में मार्च 31, 2025 में कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स का कंपनी का एक्सपोजर है वो 22% से गिरा के आज 1% से भी कम कर दिया है और कॉर्पोरेट लोन्स भी जो है उसका भी उन्होंने परसेंटेज 43% से 17% कर दिया है। और जो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर काइंड ऑफ लोन माने जाते हैं जो कि रिटेल मॉर्गेज बैक्ड लोन्स होते हैं उनका नंबर 13% से बढ़ा के 29% कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने काफ़ी सारे और भी नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो फाइनेंस लोन के केस में इनके जो एनपीएस थे काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़े थे। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने इस चीज़ को एड्रेस किया और ये चीज़ आप कंपनी के 28 पेज पे देख सकते हो कि ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने जो अपने माइक्रो फाइनेंस लोन्स है उनमें -28% का फॉल दिखाया। यानी अब कंपनी ने 28% से अपने न्यू माइक्रो फाइनेंस लोन्स का डिस्बर्समेंट था उससे कम किया, बिकॉज कंपनी को पता था कि इस सेगमेंट से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब इसके अलावा अगर इनकी एसेट क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख सकते हो, जैसे कि अगर आप पेज नंबर 36 पे जाओ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कंपनी के माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस को एक्सक्लूड कर दो तो पेज नंबर 40 पे क्लियरली कंपनी ने मेंशन किया है कि कंपनी के जो ग्रॉस एनपीएस है वो अगेन क्वार्टर बेसिस पे कम हुए हैं और जो नेट एनपीएस का नंबर है वो भी हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को अगर आप देखो
तो सबसे पहले अगर आप पेज नंबर 60 पे जाओ तो यू कैन क्लियरली सी कि कंपनी केस में जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो लास्ट 6 ईयर्स में 33% की CAGR से ग्रो करी है। और कंपनी के जो कोर के प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स हैं वो लास्ट 6 ईयर्स में 45% से ग्रो करे हैं, जो कि काफी इंप्रेसिव नंबर्स हैं। बात करोगे फी एंड अदर इनकम की तो उसमें भी 41% की CAGR ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट 6 ईयर्स में। और बाकी के जो कंपनी के कोर ऑपरेशन से प्रॉफिट्स है वो भी ग्रो हो रहे हैं। और लास्टली अगर आप कंपनी के 68th पेज पे जाओ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के, तो जो किसी भी बैंक के केस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कासा डिपॉजिट्स का, तो आप देख सकते हैं कि ईयर ईयर बेसिस पे कंपनी केस में जो कासा के डिपॉजिट्स हैं उनमें हमें 24.8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक बैंक जिसके केस में जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हो उसके केस में ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव नंबर्स हैं। अब इसके बाद हमारा सेकंड सेगमेंट आ जाता है PSU यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज के केस में इंडिया में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें बिगेस्ट कमबैक स्टोरी बन गए हैं, जहां पर हम सभी को पता है कि 2014 से 2018 के बीच में इंडिया के केस में हमें एक बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिला था, जहां पर काफी सारे पुअर एलोकेशन और वीक गवर्नेंस के चलते जो खासकर बैंकिंग कंपनीज हैं उन्होंने काफी सारे ऐसे लोन्स बांटे जो कि बड़े लेवल पर डिफॉल्ट हुए। और इस ड्यूरेशन में इंडिया के बैंकिंग सेक्टर खासकर PSU बैंकिंग स्पेस में एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिला था। और इस पूरे क्राइसिस की ड्यूरेशन में इन बैंक्स ने प्राइवेट सेक्टर से अपनी जो मार्केट शेयर है उसको लूज कर दिया था। बट फिर पिछले कुछ टाइम में इस पूरी सेक्टर में काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कैपिटल इन्फ्लूजन और मर्जर जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से आज के टाइम इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें कमबैक स्टोरी हमें देखने को मिल रही है, जहां पर इन बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी और जो नेट NPS वगैरह के नंबर्स हैं ये हमें बेस्ट एवर देखने को मिल रहे हैं। और ये इवन टॉप प्राइवेट बैंक्स लाइक HDFC जैसे बैंक्स है उसको भी कम्पीट करके दिखा रहे हैं। अब इस PSU बैंकिंग स्पेस में जो इकलौता बैंक मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है वो है SBI बैंक, जहां पर अगर मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पे लेके चलूं तो कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है और ये एक मैसिव बैंक है, जहां पर अगर आप कंपनी का PB रेशियो देखोगे तो वो 1.4 का है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो करंट PB 1.54 का आपको देखने को मिल रहा है ये इनके हिस्टोरिकल जो 10 ईयर्स का मीडियन PB रेंज है उसके भी बिलो ट्रेड कर रहा है। बात करोगे आप इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने मोर देन 350% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि टॉप प्राइवेट बैंक्स के रिटर्न से भी काफी ज्यादा हैं। लास्ट 4 ईयर्स में 86%, 3 ईयर्स में 79% और लास्ट 2 ईयर्स में अराउंड 40% के रिटर्न्स, और लास्ट 1 ईयर में कंपनी में हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बात करोगे एनालिस्ट रेटिंग की तो 78.95% एनालिस्ट बाय रेटिंग इसको देते हैं और 18.43% एनालिस्ट होल्ड की रेटिंग, बाकी केवल सेल की रेटिंग 2.63% एनालिस्ट देते हैं। बात करोगे फॉरकास्ट की तो कंपनी के जो करंट स्टॉक प्राइस है वहां से कंपनी का जो हाई और मीन केस है उसमें अच्छा खासा हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, और इवन जो लो केस भी है उसमें भी 700 तक कंपनी का स्टॉक प्राइस जा सकता है, ऐसा फोरकास्टेड है। बात करोगे आप ग्रोथ रेट की तो रेवेन्यू में ग्रोथ 11.57%, नेट इनकम में ग्रोथ 15.97%, कैश फ्लोज 124% और ROC जो कि हम बैंक से केस में देखते हैं जो उसका नंबर है 6.91% का। बात करोगे ईयरली बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस की तो ईयर एंड ईयर कंपनी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, जहां पर रिसेंट क्वार्टर में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो इनके हाईएस्ट एवर थे 49% के, और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स थे वो भी 2025 में हाईएस्ट एवर रहे हैं 79,017 करोड़ के। कंपनी में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करोगे तो कंपनी के प्रोमोटर्स 57.43% होल्डिंग रखते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। FIs की होल्डिंग इसमें 9.95% की है और DIS की भी होल्डिंग काफी पिछले टाइम में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है जो कि अराउंड 25% की है। बट स्टिल कंपनी में अगर पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो रिलेटिवली वो स्टेबल ही है 6.45% की। now, इसके बाद मैं आपको कंपनी के लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ और बैंक के कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप पेज नंबर 40 पे जाओ तो यहाँ पर आप कंपनी के ग्रॉस NPS के नंबर देख सकते हो जो कि कंटिन्यूसली फॉल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और स्पेशली दिसंबर 2024 के क्वार्टर के बाद मार्च 2024 में कंपनी के जो ग्रॉस NPS है वो बड़े लेवल पर ड्रॉप हुए हैं, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। सेम चीज आपको कंपनी के नेट NPS में देखने को मिल रही है, जहां पर दिसंबर के कंपैरिजन में मार्च 2025 वाले क्वार्टर में कंपनी के जो नेट NPS का नंबर है ये भी बड़े लेवल पर फॉल हुआ है। इसके अलावा अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखो तो अगर आप कंपनी के पेज नंबर 29 पे जाओ तो यू विल सी कि कंपनी के इसमें इनका जो ROE है वो हमें कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों में इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, और जो रिटर्न और एसेट भी है उसका भी जो वैल्यू है वो कंसिस्टेंटली हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है ड्यू टू कंपनीज इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी। इसके अलावा इफ यू लुक अदर पैरामीटर्स लाइक कॉस्ट टू इनकम रेशियो तो पेज नंबर 26 पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी के केस में जो इनका कॉस्ट है एज कम्पेयर टू इनकम वो कॉस्ट भी कम हो रहा है, और जो कॉस्ट टू एवरेज एसेट्स भी है उसमें भी हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। अदर पैरामीटर्स अगर आप देखो तो पेज नंबर 24 पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो फी इनकम है उसमें भी ईयर ईयर बेसिस पर हमें 9.93% की ग्रोथ देखने को मिली है, और फॉरेक्स इनकम में 155% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ईयर। अदर फैक्टर्स
अगर आप कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखो तो वो पिछले कुछ टाइम में हमें फॉल होते हुए देखने को मिले हैं क्वार्टर क्वार्टर। पर ये जो इंटरेस्ट मार्जिन है ये हमें हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से भी फॉल होते हुए देखने को मिले, और जब आरबीआई ने अब अपने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए हैं तो वापस से ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट क्वार्टर से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप यील्ड टू इन्वेस्टमेंट्स को देखोगे तो ये रेशियो में स्टेबल देखने को मिल रहा है, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है जो कि बड़े थे ये भी हमें नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज जब रेट कट्स होंगे तो इनके केस में जो ये एफडीज वगैरह पे हायर इंटरेस्ट दे रहे थे वो भी ये कम करेंगे, जिससे कंपनी का जो डिपॉजिट का कॉस्ट है वो फॉल होगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड सेगमेंट पे, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेगमेंट। और ये जो सारा सेगमेंट है ये उन रूरल एरियाज को टारगेट करता है जहाँ पर कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स नहीं पहुंच पाते, और इन केस में जितना भी क्रेडिट का गैप है वो ये सारे ही क्रेडिट ये सारे जो बैंक्स है वो प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पूरे सेगमेंट में माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जो भी सारी चीज़ें हुई जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे इंटरेस्ट दिए गए फॉर माइक्रो लोन्स, उसकी वजह से काफ़ी बड़े लेवल पे एनपीएस बढ़े थे जो कि इन कंपनीज को भी फेस करना पड़ा था। पर ये जिन कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो वन ऑफ दोज कंपनीज है जो कि टाइमली बेसिस पे इस चीज़ से स्टेबल होकर अपने एसेट क्वालिटी को इंप्रूव कर ली है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन कंपनीज ने अपनी जो लोन बुक है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो इस लिस्ट में जो हमारी सबसे पहली कंपनी आती है उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप डिटेल्स देखो स्कैनएक्स पे तो कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो 9,000 करोड़ के अराउंड है, और कंपनी का जो करंट पीबी रेशियो है 1.58 का है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के इसमें कंपनी अपने लोएस्ट एवर पीबी रेशियो के रेंज पे ट्रेड कर रही है। अगर मैं आपको कंपनी के अदर डिटेल्स बताऊं तो कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 72%, लास्ट 4 ईयर्स में 48% और लास्ट 3 ईयर्स में 219% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। वहीं पर अगर आप कंपनी की एनालिस्ट रेटिंग देखोगे तो 84.62% एनालिस्ट को बाई की रेटिंग देते हैं, होल्ड की 7.69% एनालिस्ट रेटिंग देते हैं, और 7.69% एनालिस्ट ही इसको सेल की रेटिंग भी देते हैं। बात करो कंपनी के प्राइस फोरकास्ट की तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी बड़े लेवल पे ऑलरेडी फॉल हो चुका है, यहां से हाई, मीडियम और लो तीनों ही केस में कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। बात करो ग्रोथ रेट की तो रेवेन्यू में हमें 11.40% की ग्रोथ, नेट इनकम ग्रोथ में -43% का हमें देखने को मिल रहा है, कैश फ्लोज में हमें चेंज 27% का देखने को मिल रहा है, और आरओसी में -21% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो कि एक नेगेटिव ग्रोथ है, और जिसके रीजन जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्मॉल फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में काफी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में। अब अगर आप कंपनी के ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस को देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू हमें कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, पर जैसा कि हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में देखा था, सिमिलर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बड़े थे और एबिटा में एक बड़ा फॉल देखने को मिला था, और ये सिमिलर रीजंस की वजह से कि कंपनी के एनपीएस बड़े थे बैड लोन्स की वजह से, जिस वजह से कंपनी को अपने प्रॉफिट्स में से ही काफी बड़े लेवल पर प्रोविजनिंग करनी पड़ी, और इससे कंपनी का जो एबिटा है उसमें फॉल हुआ, और इसी के चलते कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 46% पे फॉल होते हुए देखने को मिले जो कि लास्ट ईयर 58% पे थे। और अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट्स देखो तो हमें ऑलमोस्ट हाफ देखने को मिल रहे हैं इस वजह से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर आप बात करोगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो कंपनी में इंटरेस्टिंगली एफआईआईज अपने पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में उन्होंने 2% से भी ज्यादा अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, डीआईआईज कंसिस्टेंटली कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं अपने लास्ट 2 क्वार्टर से, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग लगातार इस कंपनी में पिछले कुछ क्वार्टर से कम हुई है। अब इसके बाद अगर आप कंपनी के अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने के लिए कंपनी की लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे जाओ ऑफ Q4 FY25, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप पेज नंबर 20 पे जाओगे तो यू विल सी कि कंपनी के केस में जैसा हमें पता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज लो कॉस्ट डिपॉजिट ये होते हैं। तो करंट अकाउंट में ग्रोथ लास्ट कुछ सालों में हमें 26% की देखने को मिल रही है, और सेविंग अकाउंट में 39% की ग्रोथ देखने को मिली है, एंड ओवरऑल रिटेल डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो वो 44% से ग्रो हुए हैं। इसके बाद अगर आप अदर पैरामीटर्स देखो तो कंपनी केस में तो लोन बुक की ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हमें देखने को मिली है, जो कि लास्ट कुछ सालों से हमें कोविड-19 की ड्यूरेशन के बावजूद 22% की सीजीआर ग्रोथ देखने को मिली है लोन ग्रोथ में। इसके अलावा अगर आप अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखो तो ऑन पेज नंबर 13 यू विल सी सबसे पहले जैसा हमने देखा कि कासा रेशियो काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं पर 25.6% से। बात करोगे डिपॉजिट्स में तो उसमें हमें 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। अदर पैरामीटर्स अगर आप कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन देखोगे प्रोडक्ट्स की तो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में 57%, हाउसिंग में 23% और एमएसएमई में 6% और एफआईजी में 9% की कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है। अगर आप कंपनी के रिटर्न कंसिस्टेंसी देखोगे तो लास्ट 3 ईयर्स में आरओई 3% का रहा है और आरओई 23.3% का रहा है। वहीं अगर आप कंपनी के ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस का नंबर देखोगे तो FY25 में ग्रॉस एनपीएस 2.2% और नेट एनपीएस 0.5% के रहे हैं, और ये नेट एनपीएस तब हमें जब देखने को मिल रहे हैं जब इस पूरी इंडस्ट्री में हमें काफ़ी बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। और अगर आप बात करोगे रिटेल फोकस की तो कंपनी का 95% जो लोन्स है वो रिटेल कस्टमर्स पर कंपनी फोकस करती है, जिस वजह से आगे आने वाले टाइम में कंपनी के जो एनपीएस हैं वो और भी ज़्यादा कंट्रोल में आएंगे। अब इसके बाद जो इसी स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्ट में हमारा सेकंड बैंक आता है उसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखोगे
तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैंक है, जिसका मार्केट कैप 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। बात करोगे आप पीबी रेशो की, तो भले ही वो आपको नंबर 3.36 का देखने को मिल रहा है, पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का भी जो पीबी वैल्यूएशन है, अपने हिस्टोरिकल बेसिस पे लोएस्ट एवर पे चल रहा है। बात करोगे आप कंपनी की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स की, तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने 226% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। पर फिर इसके बाद 4, 3, 2 और लास्ट 1 ईयर में कंपनी के जो रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप एनालिस्ट रेटिंग देखोगे, तो एनालिस्ट रेटिंग में 60% एनालिस्ट को बाय रेटिंग देते हैं, होल्ड 20% एनालिस्ट कह रहे हैं, और सेल रेटिंग भी 20% एनालिस्ट देते हैं। और बात करोगे प्राइस के फोरकास्ट की, तो कंपनी केस में इनका जो स्टॉक प्राइस है पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बड़े लेवल पर करेक्ट हुआ है, जिसके बाद कंपनी का जो करंट फोरकास्ट है उसमें हाई और मीडियम केस में हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है, और वहीं लो केस में हमें कंपनी केस में जो स्टॉक प्राइस है वो 525 तक के लेवल पर फॉलो होते हुए देखने को मिल सकता है। ग्रोथ की अगर आप बात करोगे, तो रेवेन्यू ग्रोथ 19% की है, नेट इनकम में ग्रोथ 210% की देखने को मिली है, कैश फ्लोज हमें 151% के देखने को मिले हैं, और आरओसी स्टैगरिंग 50% से भी ऊपर का देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यू विल ऑब्जर्व कि कंपनी केस में प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 22.87% की है, और इसमें भी देखने वाली बात यह है कि पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में ये थोड़ी कम हुई है, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होल्डिंग है। एफ की होल्डिंग कंपनी में 35% की है, पर डी ने लास्ट एक क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इस बैंक में 6% से इंक्रीज किया है, जो कि नोटिस करने वाली बात है। पब्लिक होल्डिंग अगर आप बात करोगे, तो वो लास्ट क्वार्टर में बड़ी है 5.145% की। अब अगर मैं कंपनी की इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको बताऊं, तो उसके लिए वापस से हमें कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप कंपनी के पेज नंबर 8 पे जाओ, तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर आप एसेट क्वालिटी पे नजर डालोगे, तो कंपनी ने अपने जो ग्रॉस एनपीएज हैं और जो नेट एनपीएज हैं, इन दोनों ही के नंबर्स को इंप्रूव किया है। जहाँ पर लास्ट क्वार्टर ग्रॉस एनपीएज का नंबर 2.31% का था, वो इस क्वार्टर इंप्रूव होकर 2.28% हो गया है, और जो नेट एनपीएस का नंबर 0.91% का था, वो इस क्वार्टर इंप्रूव होकर 0.74% हो गया है। स्लिपेज भी कंपनी के केस में इंप्रूव हुआ है, जो कि 0.9% था क्वार्टर 4 में, कंपेयर अगर इसको करोगे पिछले क्वार्टर के, तो वो 1% के राउंड था। नेट क्रेडिट कॉस्ट की अगर आप बात करोगे, तो उसके केस में भी जो नेट क्रेडिट कॉस्ट है वो सिक्योर एसेट्स में और अनसिक्योर एसेट्स में इंप्रूव देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के पेज नंबर 10 पे जाके अदर फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखो, तो कंपनी केस में कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और अदर इनकम इंक्रीज हुई है। और अगर आप पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे, तो उसमें भी ईयर बेसिस पर हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, वो भले ही हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ देखने को इसमें मिली है बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, पर अगर आप देखो तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन फिर भी कंपनी के इंप्रूव हुए हैं ईयर। प्लस अगर आप कॉस्ट ऑफ इनकम की बात करोगे, तो उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला है। ग्रॉस नेट एनपी अगर आप देखोगे नंबर, तो हमने देखा था कि उसमें क्वार्टर बेस पे तो हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, पर इसी को अगर आप ईयर बेस पे कंपेयर करोगे, तो उसमें हमें ग्रॉस एनपीएस का जो नंबर है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आरओई हमें स्टेबल देखने को मिला है, और आरओए भी स्टेबल देखने को मिला है। अब इसके अलावा अगर आप अदर पैरामीटर्स देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पेज नंबर 16 पे जाएं और कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को देखें, तो कंपनी की जो इनकम है वो ईयर बेसिस में 52% से ग्रो की है, और नेट इंटरेस्ट जो इनकम का था वो भी 55% से ग्रो किया है, जिसके चलते कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें हमें 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर आप बात करोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो उसमें 34% की ग्रोथ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें एट दी एंड 37% की ग्रोथ देखने को मिली है, वो भी तब जब ओवरऑल इस इंडस्ट्री में हमें काफी ज्यादा हेडविंड्स देखने को मिले हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने अगले और लास्ट सेगमेंट पे, जो कि हमारा एनबीएफसी सेक्टर। और एनबीएफसी सेक्टर में जो इकलौती कंपनी मुझे सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल लगती है, वो है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस के अगर आप फाइनेंशियल्स को देखोगे, तो बजाज फाइनेंस के केस में पर्टिकुलरली काफी सारे लोगों को ये लगता है कि क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी साइज में हो चुकी है, जहाँ पर इनका मार्केट कैप 5,81,000 करोड़ का है, तो यहाँ से कंपनी केस में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं बाकी होगी। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कंपनी केस में अभी जिस पोजीशन पे इंडिया है और जिस तरीके से कंपनी की क्रेडिट ग्रोथ ग्रो हो रही है, यहाँ से भी कंपनी की ग्रोथ में अच्छा खासा पोटेंशियल बाकी है। जहाँ पर अगर आप पीवी रेशियो देखोगे, तो वह करंट में 6 का देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के केस में इनका हिस्टोरिकल लोएस्ट पीवी रेशियो है। और इसके अलावा अगर आप अदर फैक्टर्स देखो, तो एनालिस्ट रेटिंग में 56% एनालिस्ट कंपनी को बाय रेटिंग देते हैं, 28% होल्ड की रेटिंग, और सेल की रेटिंग 15% से भी ज़्यादा एनालिस्ट दे रहे हैं। अब अगर आप कंपनी के फोरकास्ट देखो, तो इस चीज़ को भी हम नहीं देखेंगे, बिकॉज रिसेंटली कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो स्प्लिट हुआ था, इसलिए इसको भी अपडेट होने में 1 से 2 दिन लगेगा। बात करो ग्रोथ रेट की, तो कंपनी का रेवेन्यू 32% से ग्रो हुआ है, नेट इनकम में 25% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, कैश फ्लोज -72% के देखने को मिले हैं, पर ये बिकॉज एक एनबीएफसी कंपनी है तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, और आरओसी कंपनी का 1.92% है।
ईयर बेस पे कंपनी की अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा भी कंसिस्टेंटली ग्रो किए हैं, जहां पर बाकी सारी कंपनीज इसी सेक्टर की काफी ज्यादा स्ट्रगल की हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा इन लाइन है और नेट प्रॉफिट भी इस साल हमें हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहे हैं। बात करूँ अदर पैरामीटर्स लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी केस में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 0.03% से इंक्रीज हुई है, जो कि काफी ज्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है और काफी पॉजिटिव पॉइंट है। बात करोगे एफआईआईस की, तो जहां पर बाकी सारे सेगमेंट में एफआई ने सोल्ड किया है, कंपनी में इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती, वहीं एफआई ने इस कंपनी में अपनी स्टेक को बढ़ाया है। और इवन डीआई इसके जो स्टेक है तो कंपनी में काफी टाइम से स्टेबल है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कंपनी के साइज को देख के कम हो रहा है और ना ही वो इस पूरी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और ना इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, इस वजह से कंपनी केस में पब्लिक की जो होल्डिंग है वो लगातार कम हुई है। अब इसके अलावा अगर आप कंपनी केस में कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखो तो उसके लिए हम कंपनी के लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के सबसे पहले एग्जीक्यूशन समरी देखोगे तो कंपनी के केस में कंपनी की जो एयूएम है उसमें हमें 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी के 19% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। आरओई 19% से ग्रो हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेट प्रॉफिट्स में हमें लास्ट ईयर जो 0.37% के थे उसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है 0.44% की। बट लुकिंग एट दिस इंडस्ट्री, जहां पर इसमें पिछले 1-1.5 साल में काफी ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिला है, और लुकिंग एट द साइज ऑफ द कंपनी, ये स्टिल काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स है ना। अब एक कंपनी के केस में क्या वो कंपनी आगे चल के अच्छी परफॉर्मेंस देगी या नहीं, इसका एक ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है जो अपनी गाइडेंस देते हैं फ्यूचर को लेके, उस गाइडेंस में से उसको एग्जीक्यूशन किस अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और इस चीज का कंपनी ने खुद ही असेसमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन में प्रोवाइड किया है। जहां पर अगर आप कंपनी के प्रेजेंटेशन में 23rd पेज पे देखोगे तो इसमें आपको मैनेजमेंट की गाइडेंस का असेसमेंट देखने को मिल रहा है। जहां पर कंपनी केस में जिन्होंने एयूएम ग्रोथ के टारगेट दिए थे वो 26 से 28% के बीच में देखने को मिले थे, और कंपनी ने 26% की ग्रोथ को हिट भी किया, यानी उसमें कंपनी का स्टेटस सही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के केस में कंपनी ने 30 to 40 बेसिस पॉइंट के बारे में बोला था, पर ये 49 बेसिस पॉइंट तक चला गया, तो कंपनी इस टारगेट को हिट नहीं कर पाई। बात करोगे क्रेडिट कॉस्ट की, तो वो भी कंपनी केस में उनकी जो रेंज थी 1.75 और 1.85%, उससे थोड़ी बड़ी हुई देखने को मिल रही है ड्यू टू द इरेगुलरिटीज पूरे ही सेगमेंट में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है। पर अगर आप आरओए और आरओई जैसे सेगमेंट्स देखोगे तो उसमें कंपनी अपने ग्रोथ एस्टिमेट्स को अच्छे से हिट कर पाई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रॉस एनपीएस के केस में कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि ग्रॉस एनपीएस को 1.2% से कम ही रखेंगे, और वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि 0.96% की है, जो कि अगेन काफ़ी पॉजिटिव नंबर है। और नेट एनपीएस के लिए कंपनी ने बोला था कि उसको 0.4% के राउंड ही रखेगी या फिर उससे कम रखेगी, तो वो जो एस्टिमेट्स है वो भी कंपनी इनलाइन ही दिखा रही है। अब पास्ट के ग्रोथ गाइडेंस के असेसमेंट के बाद आता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या प्लान कर रही है, तो इसको लेके भी कंपनी ने अपने फ्यूचर के लॉन्ग टर्म प्लान्स को बताया है। जहां पर अगर आप कंपनी के पेज नंबर 33 पे जाओगे ऑफ देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि वो एयूएम ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं बिटवीन द कॉरिडोर ऑफ 25 to 27%। प्रॉफिट ग्रोथ के कॉरिडोर को 23 to 24% रखे हुए हैं। ग्रॉस एनपीएस वो चाहते हैं कि वो स्टिल 1.2% से लेके उसको 1.4% के बीच में ही रखेंगे, जो कि काफी ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है। और नेट एनपीएस को करंटली जो वो 0.4% के राउंड रखे हुए हैं, उनका कहना है कि ये नंबर्स भी वो 0.4 से 0.5% के बीच में रखेंगे। बात करोगे रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो वो 4.3 से 4.7% का रखेंगे, और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी में 19 to 21% के बीच में रखेंगे। और ये जो सारी ग्रोथ गाइडेंस है, इनको देख के आपको कहीं समझ में नहीं आएगा कि ये ग्रोथ गाइडेंस एक ऐसी कंपनी के है जिसका करंट में जो मार्केट कैप है वो 5,80,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। अब इसके बाद एनबीएफसी सेक्टर में ही जो हमारी अगली कंपनी आ जाती है, इस कंपनी का ये नीश है कि ये रूरल एरियाज में लार्ज व्हीकल्स, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनको फाइनेंस करने का काम करती है, और जो सेकंड हैंड व्हीकल्स भी होते हैं इस सेगमेंट में उनको भी फाइनेंस करती है। और ये रूरल एरियाज में इसका काफी अच्छा खासा प्रेजेंस है। कंपनी का नाम है श्रीराम फाइनेंस। अब अगर मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पे लेके चलूं, तो कंपनी केस में सबसे पहले अगर आप कंपनी के ओवरऑल बेसिक फाइनेंशियल्स को देखोगे लाइक मार्केट कैप, तो कंपनी का करंट मार्केट कैप 1,27,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, और पीबी रेशियो 2.22 का है। बात करोगे रिटर्न्स की, तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने 427% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, और लास्ट 4 और 3 ईयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और अगर आप लास्ट 2 ईयर्स के भी रिटर्न्स देखोगे तो 141% के हैं, जो कि बाकी सारी एनबीएफसीज और इवन बैंक से काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। अब अगर आप कंपनी केसमेंट की एनालिस्ट रेटिंग देखोगे, तो कंपनी के जो एनालिस्ट है उसमें 84% एनालिस्ट बाय रेटिंग देते हैं, 9% एनालिस्ट होल्ड रेटिंग देते हैं, और सेल केवल 6% एनालिस्ट रेट करते हैं। और अगर आप कंपनी के स्टॉक प्राइस का प्रोजेक्शन देखोगे, तो उससे केस में हाई और मीन केस में कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक अपवर्ड पोटेंशियल देखने को मिल रहा है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू लुक एट द ग्रोथ रेट्स,
तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ 19.35% की देखने को मिली है, नेट इनकम में ग्रोथ 22.95% की देखने को मिली है और आरओसी 4.42% का देखने को मिला है। ईयर बेसिस पे कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ चेक करोगे तो रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, एबिटा मार्जिन भी कंसिस्टेंटली इनलाइन हमें देखने को मिले हैं विद द इनलाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और कंपनी ने रीसेंट में नेट प्रॉफिट्स अपने हाईएस्ट एवर पोस्ट किए हैं अपने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कंपनी के केस में शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालो तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है। एफआईआईज ने लास्ट क्वार्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और डीआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। बात करूं पब्लिक की होल्डिंग की तो कंपनी में केवल 4.48% की है। अब इसके बाद अगर हमें कंपनी की बिजनेस की और कुछ डिटेल्स देखना है तो इसके लिए हम कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप परफॉर्मेंस हाइलाइट्स में देखोगे तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 20% से ईयर ग्रो की है और नेट इनकम जो इंटरेस्ट इनकम है वो 13.40% से ग्रो की है और पैट और ईपीएस में हमें 9% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप कंपनी का एयूएम देखोगे तो वो 17% से ग्रो किया है और ग्रॉस स्टेज 3 में जो एसेट्स हैं वो 2% से ग्रो किए हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमें देखना है वो है सेगमेंट वाइज एयूएम ब्रेकअप का, जहाँ पर अगर आप पेज नंबर 9 देखोगे तो जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कंपनी के इसमें इनका जो मेन बिजनेस सेगमेंट है वो कमर्शियल व्हीकल्स का है और पैसेंजर व्हीकल्स का है, जहाँ पर कमर्शियल व्हीकल की फाइनेंसिंग में 45% का बिजनेस का एयूएम जाता है और पैसेंजर व्हीकल से इनका 20% का आता है। और इन दोनों ही सेगमेंट्स में हमें ईयर बेसिस पे 10% और 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है रिस्पेक्टिवली, और बाकी के जो अदर सारे सेगमेंट्स हैं उनमें भी हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ ही देखने को मिली है ना। उसके बाद लास्ट हमारी कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में ही आती है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, जो कि इंडिया के हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पे लेके चलूं तो स्कैनेक्सी वेबसाइट पे अगर आप कंपनी की मार्केट कैप को देखोगे तो वो 16,000 करोड़ से अराउंड है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के पीबी रेशियो को देखोगे तो वो 3.70 का है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का जो करंट ये 3.70 का पीबी आपको देखने को मिल रहा है ये भी इसके ऑल टाइम लो पे है। अब अगर आप कंपनी के लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखोगे तो लास्ट 5 और 4 ईयर्स में आपको -7.31% के रिटर्न्स ही देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज कंपनी को अभी लिस्ट हुए लगभग 4 ईयर्स ही हुए हैं। पर लास्ट 3 और 2 ईयर्स में कंपनी ने 42% और 20% के रिटर्न्स दिए हैं रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद एनालिस्ट रेटिंग अगर आप देखोगे तो अभी भी इस कंपनी को 80% एनालिस्ट बाइंग की रेटिंग देते हैं, होल्ड करने की 6.6% एनालिस्ट रेटिंग देते हैं और सेल करने की 13.33%। फोरकास्ट की अगर आप बात करोगे तो प्राइस के टर्म्स में कंपनी केस में जो फोरकास्ट है फॉर द हाई, मीन एंड लो केस, तीनों के केस में कंपनी के लिए काफी द बेनिफिशियल सिचुएशन है। ग्रोथ रेट्स की अगर आप बात करोगे तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 24.98% की ग्रोथ शो की है, नेट इनकम में 21.65% की ग्रोथ शो की है, कैश फ्लोज कंपनी के नेगेटिव रहे हैं बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, और अगर हम आरओसी देखें तो ये काफी कम रहे हैं 0.84% के। अगर आप कंपनी के ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस को देखोगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, जहां पर कंपनी के केस में इनके रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं। इसके साथ ही कंपनी के जो एबिटा है और एबिटा मार्जिन है वो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड है, जिसके चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हमें हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहे हैं। बात करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने दिसंबर के क्वार्टर में अपनी जो शेयर होल्डिंग थी इसको बढ़ाया था। डीआईआईज कंसिस्टेंटली कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाए हैं और इसके साथ ही जो एफआईआईज है उन्होंने इंटरेस्टिंगली मार्च के क्वार्टर में इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को 6% से भी ज्यादा से इंक्रीज किया है, जो कि अगेन एक काफी पॉजिटिव साइन है। और इसके अगेंस्ट अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो वो केवल 6% है। अब अगर हम फर्दर मोर डिटेल्स में जाएं तो इसके लिए हम कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे सबसे पहले अगर आप कंपनी के पेज नंबर 6 पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कंपनी के जो एयूएम है वो लास्ट 5 ईयर्स में 28% सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं। बात करोगे अदर फैक्टर्स लाइक एयूएम ग्रोथ की तो लास्ट भले ही 5 ईयर्स में 25% की ग्रोथ है, पर अगर आप ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो ये रेंज आपको 25 से 30% के बीच में देखने को मिल रही है। अगर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करोगे तो वो भी कंसिस्टेंटली काफी स्पीड से ग्रो हो रही है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी एज अ परसेंटेज कंपनी केस में 13% के अराउंड स्टेबल है फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। और अगर आप परफॉर्मेंस हाइलाइट्स पे भी नजर डालो तो कंपनी केस में इनके जो लोन के डिस्पर्समेंट रहे हैं वो क्वार्टर में काफी बड़े लेवल पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। एयूएम कंसिस्टेंटली कंपनी का ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। ग्रॉस एनपीएस पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में फॉल हुए हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। और इसी सारी पैरामीटर्स को अगर आप ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो ग्रॉस एनपीएस भले ही आपको ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे, और ये मैंने आपको बताया रीजन क्योंकि इस पूरी इंडस्ट्री में एक स्ट्रेस देखने को मिल रहा था। अब इसके अलावा अदर पैरामीटर्स अगर आप देखो तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो पिछले कुछ टाइम से हमें स्टेबल ही देखने को मिल रही है, पर जब आरबीआई ने अब अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स कम की है उसके चलते आगे आने वाले क्वार्टर में ये जो हमें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ये कम होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर आप स्प्रेड्स की बात करोगे तो स्प्रेड के केस में कंपनी का जो ये जो स्प्रेड एज अ परसेंटेज ये आपको काफी ज्यादा स्टेबल देखने को मिल रहा है। सो दीज वर सम ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि इस पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में इन सारी कंपनीज के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो भी हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं।
पर अगर आपको लगता है कि इस पूरी लिस्ट में मैंने किसी कंपनी को मिस कर दिया है तो प्लीज उस कंपनी का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.